अध्याय 7 देख रहे हैं। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। अब अंग्रेज जब थे ब्रिटिश एम्पायर में, कई लोगों पे अलग अलग तरीके से इफेक्ट हुआ। हम यहां क्या करेंगे कि दो उद्योग लेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश राज, ब्रिटिश सरकार का उन पे इफेक्ट पड़ा। उससे पहले मैं आपको यहां पर एक चित्र दिखाना चाहूंगा। ये 17वीं शताब्दी है, तब तक अंग्रेज नहीं आए थे। 17वीं शताब्दी में जो सूरत बंदरगाह है, ये भारत का जो पश्चिमी तट है, ये जो पश्चिमी तट है, यहां पर ये सूरत की बात हो रही है। तो भारत का जो पश्चिमी तट है, गुजरात में जो हिंद महासागर है, वहां पर सूरत है, वहां पर व्यापार बहुत ज्यादा होता था और ये क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, पोर्ट था। अब डच कहे या ब्रिटिश कहे, ये 17वीं सदी की शुरुआत में इसी बंदरगाह में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश राज नहीं आया था, लेकिन जब ब्रिटिश राज आया, 18वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूं, ये जो पोर्ट, जो मेन पोर्ट हुआ करता था, उसका महत्व बिल्कुल गिर गया, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जो कपड़ा और लोहा और इस्पात, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन और स्टील इंडस्ट्री, हुआ ये था कि जब ब्रिटिश शासन आई, उसमें भारत के कारीगरों का क्या हाल था, यानी कि जो काम करते थे, और जो इंडस्ट्रीज है भारत में, जो उद्योग थे, उनकी क्या दशा दिशा क्या थी। अगर हम आधुनिक विश्व के हिसाब से देखें या कहें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हिसाब से देखें, तो उस हिसाब से ये दोनों ही जो उद्योगों की जो मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण उद्योग थे। चाहे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें। पहली चीज तो ये है कि जो सूती कपड़ा है, उसमें मशीनी उत्पादन शुरू हो गया था। और क्योंकि ये ब्रिटेन में 19वीं सदी की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर ब्रिटेन का क्या हाल था, अभी मैं ब्रिटेन में ले जा रहा हूं, मतलब इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर ब्रिटेन ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख इंडस्ट्रियल स्टेट, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक राष्ट्र बन चुका था। ठीक, 1850 की बात अगर मैं बताऊं आपको, तो ब्रिटेन में जो आयरन एंड स्टील कंपनी थी, आयरन एंड स्टील का काम होता था, लोहा और इस्पात उद्योग था, उस कारण से ब्रिटेन को पूरे विश्व का, दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। मैंने आपको लीड्स के बारे में बताया, मैनचेस्टर के बारे में बताया, काफी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। तो ब्रिटेन बकायदा इस लोहा और इस्पात के जरिए पूरे दुनिया का कारखाना बन चुका था। तो आप देखिएगा कि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, या कहें औद्योगिकरण हुआ, और भारत में जब ब्रिटिश आए, या भारत में ब्रिटिश तो उस समय आ चुके थे, और भारत को, इंडिया को ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बना रखा था, या कहें उपनिवेश बना रखा था, उपनिवेश। तो इसमें बड़ा, वहां पर जो हुआ और यहां पर जो हुआ, आप देखिएगा कितना गहरा संबंध है। वहां जो होता था, यहां इफेक्ट करता था। क्योंकि जब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक व्यापारी कंपनी थी, प्रॉफिट बेस्ड कंपनी थी, इनका काम था कि हमें मुनाफा मिले। ये कंपनी जो थी, इसका मेन ये था कि इसकी जो हित है, इस कंपनी के हित की रक्षा करने के लिए पहला काम क्या किया, इन्होंने भारतीय भूभाग पे तो कब्जा करना शुरू किया, पहला काम ये किया। और जब एक इलाके पे आप कब्जा कर लेते हैं, तो यहाँ के जो व्यापार है, यहाँ के जो उद्योग है, उस पर आपका कब्जा हो जाता है, या किसी तरीके से आपका कंट्रोल हो जाता है ना। तो 18वीं सदी की अगर मैं आपको बात बताऊं, 18वीं मतलब 1700 से 1800 की बात मैं कर रहा हूं, तो 1700 की मतलब 18वीं सदी की आखिरी, यानी कि 1780 के आगे, 1780 के आगे देखिए, तो होता यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ये हिंदुस्तान से चीजें खरीदती थी, इस समय हिंदुस्तान से चीजें खरीदती थी, और फिर ये क्या करती थी कि इंडिया से लिया और जाके कहाँ बेच दिया, इंग्लैंड में बेच दिया, यानी कि ब्रिटेन में बेच दिया, और यूरोप में बेच दिया। बेसिकली क्या था कि इनका ट्रेड काम था, यहां से सामान लिया और यहां पर जाके बेच दिया। मान लिया 10 रुपए में लिया, वहां 50 में बेच दिया। तो बेसिकली ये मुनाफा कमाती थी, मुनाफा कमाने का काम करती थी। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, या कहें कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो गया, औद्योगिक उत्पादन मैं कह रहा हूं इसको, जैसे ही बढ़ने लगा,
वहाँ के जो उद्योगपति हैं, यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने देखा कि ये जो इंडिया है ये तो एक बहुत बड़ा बाजार है हमारे लिए, क्योंकि जब जो हम गुड्स पैदा कर रहे हैं अगर हम इसको यहाँ बेचते, इतना बड़ा बाजार हमारे पास आ गया है ना, तो बहुत बड़े बाजार के रूप में ये लोग देखने लगे। और फिर हुआ क्या कि जो ये यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रीज आई, उस इंडस्ट्री का सामान फिर यहाँ पर आके बेचा जाने लगा, भारत में आके इसको बेचा जाने लगा, विशाल बाजार के रूप में देखा गया। तो सवाल ये उठता है कि जब हिंदुस्तान में ये सब हो रहा था और भारतीय जो शिल्प है, भारत में जो चीजें बनती थी या भारत में जो उद्योग थे, उन पे क्या असर पड़ा, इसकी चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे। ये एक चित्र है जिसके बारे में मैं अभी थोड़ा चर्चा करूंगा आपसे। पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि बहुत पहले मतलब जब अंग्रेजों ने बंगाल पे, क्योंकि मैंने बताया था वाजिद अली शाह हो गए या फिर जो बंगाल के नवाब हैं हो गए, इनको उन्होंने किसी तरीके से खास तौर पे बंगाल ले लें, अवध ले लें, यहाँ पर जब इन्होंने विजय ली, उससे पहले की मैं बात करूँ या उस जमाने की बात करूँ तो 1750 की आसपास में बात कर रहा हूँ। जो भारत था वो ऑलरेडी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कपड़ा उत्पादन में सबसे टॉप पे था। उनके सानी और उनके आगे कोई था नहीं। उनमें क्लियर बताया गया है कि हिंदुस्तान का कपड़ा उत्पादन बाकी विश्व में सबसे आगे था। उसका कारण क्या था कि यहाँ का जो कपड़ा था, इसकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी बहुत बेहतरीन और बारीक कारीगरी, मतलब इस पे जो हाथ चलता था ना, जो हाथ से किया हुआ जो काम है वो किसी के बस की बात नहीं थी, बहुत मशहूर था। तो अगर आप देखें, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये दक्षिण पूर्वी एशिया। यहाँ पर मैं आपको जावा दिखाऊंगा, सुमात्रा दिखाऊंगा, पेनांग, फिर से समझिएगा, मैं आपको ले जा रहा हूँ दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक। इसी के अलावा मैं आपको पश्चिमी एशिया ले जाऊंगा और इसके अलावा मध्य एशिया। हर जगह भारत का जो कपड़ा था, ये जो मैं इस कपड़ों की बात कर रहा हूँ, वो सब जगह व्यापार होता था उस जमाने में, बहुत भारी व्यापार था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी, आप ये देखिएगा, मैं 16वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, तो 1500 से 1600 की बात कर रहा हूँ। जो यूरोप की कंपनियां थी वो भी भारत में आती थी और भारत में आके क्या करती थी, वो कपड़े खरीदती, क्योंकि भारत में दो चीजें फेमस थी, एक कपड़े और एक स्पाइसेस, ठीक है जी। और बहुत सारे शब्द ऐसे आपको मैं सुनाऊंगा, आपको लगेगा अरे ये शब्द तो विदेशों में बोले जाते हैं, लेकिन ये आए तो हिंदुस्तान से। पहले मैं आपको यहां ले जाना चाहता हूं। इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ आपको जगह दिखा देता हूं। एक तो जावा, अगर आप देखें तो ये जावा है, ये हिंदुस्तान है, और मैं आपको दक्षिण पूर्व एशिया ले जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं जावा, ठीक। ये है सुमात्रा और यहीं पे है पेनांग। यानी आप इंडोनेशिया की बात करें, मलेशिया की बात करें, ये भी मलेशिया में आता है, इंडोनेशिया में आता है ये जावा बाली। इस जगह पूरी तरीके से हिंदुस्तान के कपड़े जाते थे। इसके अलावा मैंने मध्य एशिया भी बताया आपको और भी इलाके, मतलब पश्चिम एशिया भी बताया, यानी कि पूरी जगह जाते थे। कहने का मतलब ये है। एक चित्र यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि यहाँ की जो गुणवत्ता हमारी थी और जो बारीक कारीगरी थी वो तो उसका मुकाबला नहीं था। ये मैं 19वीं सदी का एक पटोला बुनाई का कपड़ा दिखा रहा हूँ। आप बोलते हैं ना प्रॉपर पटोला, एक गाना सुना होगा आपने, नखरा है स्वैग, प्रॉपर पटोला। तो ये इस तरीके की चीज़ों की बात हो रही है। तो जो पटोला है, ये इसकी बुनाई कहाँ होती थी अभी दिखाऊंगा। सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, पाटन। और एक और चीज़ इसकी बताऊंगा कि जो पटोला बुनाई है, ये इंडोनेशिया सबसे बड़ा बाजार था इसका, और इतना फेमस हुआ ये कि वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ की जो कल्चर है, उसमें ये हिस्सा बन गया। यानी कि ये जो पटोला बुनाई का जो काम है वहाँ का हिस्सा बन गया। कहाँ का? इंडोनेशिया का। फिर से दिखाता हूँ आपको। ये जो इंडोनेशिया है, यहाँ पर पटोला बुनाई का काम जो है ये इनके संस्कृति में आ गया। आज जाएंगे तो इनके कल्चर में है, राइट। तो मैं आपको ये पटोला दिखा रहा था। इसमें देखिए कितनी बेहद फाइन कारीगरी की है। और मैंने आपको जो जगह बताई थी वो देखिएगा, सूरत, अहमदाबाद और पाटन। अब देखिए, ये आपका सूरत, ये अहमदाबाद और पाटन। तो ये जो इलाका है ये, और आप देखिएगा पाटन में ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं, और ये आप एक इसको मैं क्या कहूँ, रोम्बस कहूँ, तो ट्रायंगल रोम्बस। तो यहाँ शिंड्स का काम भी होता था, छींटे वाले प्रिंटिंग का काम भी होता था, और सिल्क का काम भी हो रहा है पाटन में। इसी तरीके से अहमदाबाद में देखिए सारे काम हो रहे हैं मैक्सिमम। यहाँ सूरत में भी काम हो रहा है। स्टार मतलब होता है सफ़ेद, सूती कपड़े की बात मैं कर रहा हूँ।
और ये वाला जो है चेक और धारीदार काम, वो भी यहाँ हो रहा है। तो ये जो अलग अलग चित्र, ये जो चित्र है बार बार आएगा, तो मैं आपको हर जगह ले जाने की कोशिश करूंगा। आप ये समझिए हिंदुस्तान के हर एक जगह पे हो रहा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी मैं कलकत्ता की बात करूंगा या फिर बंगाल की बात करूंगा। अब मैंने आपसे कहा था कि आप कहीं भी जाए, जो शब्द आज हैं वो कहीं ना कहीं से तो निकलते हैं, कहीं ना कहीं से बनते हैं। तो जो सूती कपड़ा है, या हम जो कहते हैं जिसको कॉटन कपड़ा कहते हैं, सबसे पहले यूरोप वाले लोगों ने, मतलब यूरोपियंस ने ये कहाँ देखा था? ये सूती कपड़ा सबसे पहले हिंदुस्तान में नहीं देखा था। ये इतना बारीक कपड़ा हुआ करता था कि जो हमारे हाथ में रिंग होती है ना, उससे पास हो जाया करता था। इतना फाइन काम था। और इन्होंने कहाँ देखा था? इन्होंने जो अरब के व्यापारी हैं, और ख़ास तौर पे इराक में एक शहर है, आज भी है, मोसुल, जो मोसुल शहर है, वहाँ पर देखा था। मैं आपको वहाँ ले जाना चाहूँगा, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये इराक की बात मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पर मोसुल जो जगह है, यहाँ पर इन्होंने पहली बार ये सूती कपड़ा देखा था, किन्होंने, यूरोपियंस ने। और इसी मोसुल के नाम पर इस कपड़े को कहा गया मुस्लिन, मुस्लिन या मसलिन, ध्यान रहेगा, इसीलिए इसको मसलिन कहा गया। और हमारे यहाँ इसको क्या कहते हैं? मलमल, मलमल का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, राइट। तो ये देखिए, मोसुल शब्द से आया है मसलिन, मोसुल शब्द से आया है मलमल। तो जब पोर्चुगीज हमारे यहाँ आए, जब पोर्चुगीज आए, अब आपको पता है पोर्चुगीज किस लिए आए थे? वो स्पाइसेस के लिए आए थे, वो मसाले के लिए आए थे, वो कपड़े के लिए नहीं आए थे। और जब पोर्चुगीज आए तो वैसे तो वो गोवा में सेटल हो गए फाइनली, लेकिन वो आए थे कैलीकट, केरल के कैलीकट में आए थे। कहाँ आए थे? पोर्चुगीज सबसे पहले कैलीकट में आए थे, ओके, केरल के। और यहाँ पर क्या हुआ कि आए थे तो ये स्पाइसेस लेने, लेकिन जहाँ इन्होंने ये सूती कपड़ा देखा, जिसको आप मसलिन कह लें, मलमल कह लें, वो इतना उससे प्रभावित हो गए कि जब ये वापस गए तो स्पाइसेस के साथ ये कपड़े भी, मतलब कॉटन भी ले गए साथ में, राइट। तो ये जो कैलीकट से शब्द निकला है, कालीकट से जो शब्द निकला है, कालीकट तो जगह है हमारी, इसी के कारण इन वहाँ पर जो लोग हैं वो इस कपड़े को क्या कहने लगे? इस कपड़े को कहने लगे कैलिको। दो शब्द बता दिया मैंने, मसलिन आया मोसुल से और कैलिको आया है आपके कालीकट से। तो हर तरीके का जो भी कॉटन कपड़ा था, कॉटन टेक्सटाइल यानी कि कॉटन के कपड़े को, वहां पर जाके ये लोग क्या कहते थे? केवल कैलिको कहते थे, ओके। मैं आपको एक चित्र दिखाने वाला हूं, और उस चित्र में आप देखिएगा कि कितने तरीके के आपको अलग अलग टाइप के, ये कैलिको कह लीजिए, मलमल कह लीजिए, मसलिन कह लीजिए, कॉटन टेक्सटाइल कह लीजिए, अलग अलग टाइप के इसमें नाम लिखे हुए हैं। और ये जो मैं चित्र दिखा रहा हूँ, ये एक ऑर्डर था, मतलब एक ऑर्डर का पन्ना दिखाऊंगा। इसमें ये 1730 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, उसने जो कलकत्ता में, इसको कैलकाटा में जो उनके एजेंट्स थे उनको भेजा था, और उसमें बाकायदा बताया था कि हमको क्या क्या चाहिए, कितना कितना चाहिए। कहने का मतलब मैं आपको अलग अलग तरीके के वो दिखाने जा रहा हूँ। इतना क्लियर तो है नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लगाइएगा जब मैं आपको सब इसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो इन्होंने नाम लिखा कि भाई क्या चीज़ है, और यहाँ बताया कौन सा, उसके बारे में डिटेल बताया, या प्राइस बताया। ये देखिए, लिस्ट ऑफ गुड टू बी प्रोवाइडेड इन द बे ऑफ बंगाल फॉर द शिप्स गोइंग आउट इन द ईयर 1730। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बही खाता है, ये ऑर्डर है। और एक एक चीज़ की जो कीमत है वो कहाँ तय हो गई थी? लंदन में, यहाँ नहीं तय हुई थी। और 2 साल पहले ऑर्डर दिया जाता था, क्योंकि वहाँ से आएगा, यहाँ बनेगा, फिर वापस जाएगा, इसमें 2 साल लग जाते थे। और एक बार जब कपड़ा बन जाता था, तो जब ये लंदन पहुँचता था, वहाँ जाके इसकी नीलामी होती थी, इन कपड़ों की नीलामी होती थी। तो जो जो ये नाम है, इनके बारे में 2-4 जो नाम है, ये डिट्टो जो देख रहे हैं ना, वो ऐसा होता है, मतलब ये बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ लिखी है, ये मान लीजिए डिट्टो ये होता है। तो इसमें कई कपड़ों का उन्होंने उल्लेख किया है, उन कपड़े के बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो कपड़ों का मैं बात बताऊंगा आपको, वो है, इसमें शीन्स है, कोसैस है, कोसा कहते हैं इसको, कोसै बोलते हैं इसको, कोसा, बंडाना है, कासिम बाजार, ये पाटन का जो मैं बताया था आपको, और पटना, पाटन का कपड़ा अलग है, कलकत्ता का अलग है, उड़ीसा का अलग है, चारपुर अलग है। ये जो कासिम बाजार और चारपुर है, ये दोनों हम कलकत्ता या बंगाल की बात कर रहे हैं। ये छींटे वाले कपड़े हैं, ये बंडाना है। अभी मैं इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिए, जो कैलिको है, अभी मैंने आपको कैलिको के बारे में बताया था,
ये अलग अलग तरीके के कैलिको, यानी कि जो सूती कपड़ा है उसको वो कैलिको बोला करते थे। तो अलग अलग तरीके का फैब्रिक, देखिए फाइन फैब्रिक है, ये थोड़ा सा इसमें आपको उभार दिख रहा है, मोटापन दिख रहा है। तो हुआ ये कि जो बही खाता मैंने आपको दिखाया ना, उसको थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। जो मैंने आपको बही खाता दिखाया ये है 589000, इसको मैं मान लीजिए 6 लाख लिख रहा हूँ अंदाजे से। वैसे ये पूरा एक्चुअली उस कागज में इतना लिखा है 589900। तो अगर आप देखेंगे उस बही खाते में, जो मैं आपको ये जो चित्र दिखा रहा हूँ, इस बही खाते में 6 लाख रुपए का ऑर्डर था। 6 लाख थानों का ऑर्डर था। थान क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, लेकिन पहली चीज समझिए, जो 6 लाख थान है उस जमाने में 1730 की बात हो रही है, 1730 की, और इसमें अलग अलग तरीके के जो सूती है और रेशम कपड़े, यानी सूती मतलब होता है कॉटन और रेशम मतलब होता है सिल्क। तो कॉटन और सिल्क इसके 98 किस्म, आप सोचिए हिंदुस्तान की में कितने किस्म मिला करती थी कि 98 किस्म का जिक्र किया इन्होंने। और हर एक को, इसको कहते थे ये लोग पीस गुड्स, मतलब एक पीस। और एक पीस कितना होता था? एक पीस जो होता था वो होता था 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा। गज मतलब होता है यार्ड, 1 यार्ड होता है 3 फीट के बराबर। अगर आपको फीट से मीटर में से कन्वर्ट करना है तो 1 फीट होता है 1/3.28 मीटर। तो उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक थान, और एक थान जो था इंटू आप 6 लाख कर लीजिए, 6 लाख थान होना चाहिए था। 6 लाख, कैन यू इमेजिन? ओके, तो ये जो अलग अलग किस्में दी गई है, मैंने आपको अलग अलग अभी पढ़ के भी बता दिया। तो इसमें क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट जो था शुरुआत में अगर बात करें तो वो था शिन्स। ठीक, कोसा, जो कोएसेस में बोल रहा था, खस्सा बोलते हैं इसको, खस्सा, ठीक, बंडाना, सबसे इंपॉर्टेंट ये थे। तो इनका नाम देखिए कहां से आया। ये जो शिन्स शब्द है ये आया है हिंदी के छींट शब्द है। छींट मतलब जैसे आप छींटे मारते हैं ना, अगर आपके हाथ में एक पेन है, जो इंक पेन है, उसको आप ऐसे थोड़ा सा झटके से मारिए, आपको इंक छींटों के रूप में दिखाई देगी। तो ये जो शिन्स शब्द है ये आया है हिंदुस्तान के छींट शब्द से। इसका बेसिकली काम ये है कि जो छींट है यहाँ पर होता था रंगीन फूल पत्ती, जो भी फूल पत्तियां हैं, फूल पत्ती का, और छोटे छापे के कपड़े होते थे, मतलब फूल पत्ती के छापे होते थे इसमें। जैसे आपको मैं अब यहाँ दिखा रहा हूँ अलग अलग, ये आपको शिन्स दिखा रहा हूँ, इसको देखिएगा, ये है शिन्स कपड़ा। तो छोटे छापे वाले कपड़े होते थे, शिन्स हो गया। इसके अलावा एक और जो 1680 की बात मैं कर रहा हूँ, इंग्लैंड में जो ये जो छापेदार भारतीय जो सूती कपड़ा है उसकी जबरदस्त मांग हो गई। इस शीट की बहुत ज़्यादा मांग हो गई, क्योंकि इसमें जो फूल पत्तियां बनाया करते थे और जो रेशे बड़े अच्छे थे और कीमत इसकी बड़ी सस्ती थी। तो इससे क्या होता कि जो छींट वाला कपड़ा था इसका बहुत ज़्यादा मांग थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा मांग हो गई इसकी। आप मानेंगे नहीं, इस शिन्स कपड़े को ना केवल रईस लोग पहन रहे थे, बल्कि जो वहाँ की महारानी थी वो भी पहन रही थी। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताना चाहूँगा बंडाना के बारे में। इसके बारे में समझ गए? बंडाना के बारे में बताना चाहूँगा। बंडाना क्या होता है? बंडाना हम जो सर पे बांधते हैं या गले में बांधते हैं। तो बंडाना गले या सिर में पहनने वाला एक चटक रंग का एक गुलबंद होता है जिसको हम बांधते हैं। तो ये कहाँ से आया है? बंडाना जो शब्द आया है वो हिंदी के बांधना शब्द से आया है। मतलब जैसे साड़ी नहीं बांधते हैं, या फिर हम जब हम सर पे एक कपड़ा बांधेंगे तो पीछे से उसकी एक गांठ लगाएंगे, वहां से आया है। ठीक है, तो बांधना जो शब्द है वो वहां से आया है। आप समझ गए? छींट शब्द आया है छींट से, और बंडाना जो आया वो बांध शब्द से आया। बही जो है मैंने आपको जो दिखाई थी उसमें बहुत सारे कपड़ों का जिक्र है, और कई ऐसे कपड़े हैं जिनका नाम नहीं दिया गया। वो कपड़े जहां पर पैदा होते थे, जहां पर वो क्रिएट होते थे, या उनकी जो फैक्ट्रियां थी उनके नाम से है। जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर। ये जो आपको दिखाना चाहूंगा मैं, ये देखिए, ये जो बंगाल का इलाका है ना, इस जगह का, यहीं पे आपका चारपुर भी है, यहाँ पर कासिम बाजार है। बाकी पटना और कलकत्ता तो खैर क्लियर नाम लिखा है, उड़ीसा क्लियर नाम लिखा है। तो इसके नाम से फेमस थे कपड़े कि भाई यहाँ का कपड़ा है, कासिम बाजार का कपड़ा है,
या चारपुर का कपड़ा है, राइट। एक चित्र इसमें आप देखिएगा, ये जामदानी बुनाई है। ये जो जामदानी बुनाई है ये बहुत बारीक, बहुत ही फाइन मलमल का काम होता है इसमें, राइट। और जो करघा है, मैं करघे का भी चित्र आपको दिखाऊंगा, वहां पर उसमें ये बनाया जाता है। और जो कपड़े हैं नॉर्मली स्लेटी मतलब ग्रे और सफ़ेद होते हैं इसमें। और जो सूती इसमें जो धागे इस्तेमाल होते थे ना, वो कॉटन तो होते थे, साथ में सोने के धागे इस्तेमाल होते थे। देखिएगा यहाँ दिख रहा है आपको, ये जो है सोने के धागे। और बंगाल में अगर आपको मैं ये ढाका की जगह दिखाऊं, और ये संयुक्त प्रांत मतलब आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि आज का उत्तर प्रदेश, उसमें लखनऊ, दो जगह बता दी मैंने आपको, एक ये ढाका और यहाँ पर है लखनऊ। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी जामदानी बुनाई की, जामदानी बुनाई। जो आपको मैं बता रहा था, इस चित्र को देखिएगा, ये है मसूलीपट्टनम, जो मछलीपट्टनम है, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम है। वहां पर ये छींट, जो छींट का काम मैं बता रहा हूँ, वहां की छपाई हुई है, 19वीं शताब्दी की है। और ये कहाँ कहाँ जाता था? ईरान में जाता था, यूरोप में जाता था, ये छींट का काम, इसलिए बड़ा फेमस हो गया। अच्छा, बेंडाना के बारे में भी आप चित्र देख लीजिए। जो बेंडाना देख रहे हैं आप, इसको आप ऐसे करके मोड़ के आप या तो गले में डाल लीजिए या अपने सर में पहन लीजिए। ये बेंडाना का डिजाइन है। आप ये लकीर जो देख रहे हैं ना बीच में, होता क्या था, इसको हम ओढ़नी कहते हैं, ओढ़नी। तो ओढ़नी के जो दो बांध है, एक ये अलग है, ये अलग है, इसको अलग से रंगा गया है, फिर इसको बांध दिया गया, मतलब पहले इसको डाई किया गया, फिर टाई एंड डाई कहते हैं इसको। और उसके बाद एक सोने की इसमें कढ़ाई की गई और फिर सी दिया गया, इसको सिला दिया गया, मतलब जो सुई धागे से इसको सिल दिया गया। ये कहाँ हो रहा है? राजस्थान और गुजरात में। इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। राजस्थान का ये इलाका हो गया और ये गुजरात, इस इलाके की बात हो रही है। कौन सा कपड़ा बताया मैंने आपको? ये बंडाना हो गया, ये आपका छींट का हो गया। अब यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा, इसकी बात करेंगे हम अगली बार, ठीक है? तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।